हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? एक बार बताइए कमेंट कर कर आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सही होंगे और अपनी तैयारी जो है वो सही ढंग से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम जो देखेंगे वो नवीन सर की जो बंडर क्लास है ऐप में चल रही है। जो ऐप की क्लास है उनको मैंने पीडीएफ फॉर्म में A to Z इन्फॉर्मेशन के साथ जो जो सर ने बताई है उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ यूट्यूब पर, जो कि आपके लिए एसएससी ऑल एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। तो मैं ये बंडर क्लास आज हिस्ट्री की जो पहली क्लास है वो कराऊंगा बहुत ही कम समय में और A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाद में कमेंट कर कर जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। तो आइए हम देरी ना करते हुए, टाइम कम है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम स्टार्ट है 9 तारीख से, तो हम ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, आइए देखते हैं। देखिए क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसका, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात में ये स्थित है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज की गई थी जोशी द्वारा, और जो कि 1968 में की गई थी। और ये किस नदी के किनारे? ये लूनी नदी के किनारे क्या है, ये स्थान है धोलावीरा। और ये 3 टीलों में क्या है, विभाजित है। आइए आगे देखते हैं। आगे है, और यहाँ से क्या मिला है? देखो यहाँ से क्या मिला है, जलाशय के साक्ष्य मिली है यहाँ से, और ये 3 टीलों में विभाजित है। आइए देखते हैं आगे लोथल के बारे में। लोथल के बारे में क्या जानकारी है? लोथल ये गुजरात में स्थित है, लोथल भी। और ये किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है। और ये क्या है? सिंधु घाटी का एकमात्र बंदरगाह है। क्या है? ये सिंधु घाटी का बंदरगाह है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा सिंधु घाटी का बंदरगाह था, तो वो कौन सा था? लोथल वो बंदरगाह था। आइए देखते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो तो मैंने आपको बता दिया। आइए देखते हैं आगे। हड़प्पा के बारे में जानकारी लेते हैं। इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कितने में? सन 1921 में की थी इसकी खोज। मोहनजोदड़ो के बारे में, इसकी खोज की थी 1922 में। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी इसकी खोज। और यहाँ से क्या मिला है? मृतकों का टीला मिला है, विशाल स्नानागार यहाँ से मिला है मोहनजोदड़ो से। सॉरी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस वेद को कर्म कांड के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्म के कांड वेद के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसमें आइडिया है, यजुर का मतलब ही क्या होता है? बलिदान होता है। जरूर यजुर शब्द का जो अर्थ होता है क्या होता है? बलिदान होता है। आइए आगे देखते हैं सामवेद। देखिए सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है। वेद कितने हैं? टोटल 4 वेद है हमारे यहाँ पर। ऋग्वेद, सामवेद और क्या है, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये कितने हैं? 4 वेद हैं हमारे यहाँ पर। आइए ऋग्वेद के बारे में क्या है? ऋग्वेद ये जो है वो सबसे पुराना वेद है ये। और इसमें क्या है, 10 मंडल हैं इसमें ऋग्वेद में। और क्या है देखिए आगे, 1028 कितने सूक्त हैं इसमें, और 10,562 कितनी है रचनाएं हैं इसमें ऋग्वेद में। ऋग्वेद से ही ज्यादातर क्वेश्चन बनता है इसके। देखिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है वो क्या है, गायत्री मंत्र की बात की गई है। चौथे मंडल में कृषि के बारे में बताया गया है। और 7वें मंडल में क्या है, दशराज के युद्ध के बारे में बताया गया है। और 9वें मंडल में क्या है, सोम देवता का जिक्र किया गया है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि 9वें मंडल में किसका जिक्र है? सोम देवता का जिक्र है। आइए देखते हैं तो मंडल नंबर 10। 10वें मंडल में कौन सा है? जाति व्यवस्था को बताया गया है। क्या बताया गया है? जाति की व्यवस्था को बताया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारत की वैदिक काल अवधि क्या है, कब तक चली? क्या भारत की वैदिक अवधि कब तक चली थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1500 से 500 बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। उत्तर वैदिक काल जो चला था वो 500 बीसी के बाद में चला है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। आइए, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो ये क्या थी? राजगीर थी। गिरिवीरज या पाटलिपुत्र भी हम इसको कहते हैं। इसके 3 नाम है, गिरिवीरज या पाटलिपुत्र भी इसे हम कह देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वॉइस भी सही जा रही होगी और जल्दी बहुत ही कम समय में रिवीजन पूरी क्लास का हम कर सकते हैं। यूट्यूब पे सर ने क्लास नहीं चलाई है तो मैंने यूट्यूब वाले बच्चों के लिए ये जो है वो मेहनत कर कर थोड़ी सी कई घंटे की मेहनत है इसमें टाइप करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपका भी उतना ही सपोर्ट मिलेगा जितनी मेरी मेहनत है। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं आगे। अंगुत्तर निकाय यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें 16 महाजनपदों की क्या गई है, बात की गई है इसमें अंगुत्तर निकाय में। और भगवती सूत्र में भी की गई है 16 महाजनपद की बात। ये भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो पूछ लेता है कि अंगुत्तर निकाय जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो इसका
सही आंसर क्या लगाओगे आप? बौद्ध धर्म से। और भगवती सूत्र जैन धर्म से होता है। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं मगध पर जो वंश हुए हैं उनको हम कैसे याद करेंगे। तो देखिए इसकी एक ट्रिक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं HSNM, या आप देखो तीन को तो मैं बता दे रहा हूँ अपनी देसी ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। आप ट्रिक बना दीजिए इसकी हंसना। क्या बना लीजिए ट्रिक? हंसना। हंसना से भी तीन याद हो जाएंगे, एक बाद में एम लगा देना, एन के बाद एम। तो आइए देखते हैं कैसे। तो पहले हुआ है हर्यक वंश, एच से हुआ है हर्यक वंश। ये कब से कब तक चला है? 544 से 452 बानवे, सॉरी 492 BC तक ये रहा था हर्यक वंश। इसके जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार और अजातशत्रु, ये इसके पुत्र थे बिंबिसार के। इन्होंने अपने अजातशत्रु ने जो अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रथम पितृहंता कहते हैं। उदाइन जो वो अजातशत्रु का जो है वो पुत्र है और इसने अजातशत्रु की हत्या कर दी थी, तो ये क्या है? ये द्वितीय पितृहंता कहते हैं इसे। और अंतिम शासक कौन था हर्यक वंश का? तो वो था नागदशक। कौन था? नागदशक। आइए देखते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की संस्थापक जो हैं वो शिशुनाग ही हैं और वैशाली इसकी राजधानी बनाई गई थी, इन्होंने बनाई थी शिशुनाग ने। इसके बाद आए थे कालाशोक। कालाशोक इन कालाशोक ने जो है वापस अपनी राजधानी कहाँ बना ली थी? पाटलिपुत्र बना दी थी। और इसके अंतिम शासक कौन थे नागवंश के, शिशुनाग वंश के? वो थे नंदीवर्धन। आइए आगे देखते हैं नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक जो थे वो महापद्मानंद थे और अंतिम जो थे वो घनानंद थे। जो इम्पोर्टेंट है वो ही सर ने कराया है और वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। आइए देखते हैं। इसी के समय सिकंदर आया था। किसके समय? घनानंद के समय, 325 BC में। आइए देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म को देखिए 24 तीर्थंकर हुए हैं इसमें। पहले जो थे वो ऋषभदेव थे, 24वें महावीर थे और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ ने जो है वो 4 शिक्षाएं दी, सत्य, अहिंसा और अस्त्य और अपरिग्रह। ये 4 शिक्षाएं किसने दी थी? पार्श्वनाथ ने। आपसे पूछ सकता है। और 5वीं शिक्षा इसमें किसने जोड़ी थी? महावीर स्वामी ने जोड़ी थी, जो कि ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। आइए आगे देखते हैं। त्रिरत्न। त्रिरत्न किससे संबंधित है बताइए? जैन धर्म से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। किससे? जैन धर्म से। क्या है त्रिरत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार्य। आइए देखते हैं। सम्यक आचार्य नहीं है, ये आचरण होगा। ये गलती होगी, ये मिस्टेक है टाइपिंग, ये आचरण होगा यहाँ पे। आइए आगे देखते हैं। जैन धर्म संगतियाँ कितनी हुई हैं इसमें? इसमें 2 संगतियाँ हुई हैं। पहली जो हुई है आपको पता होना चाहिए, वो कहाँ पे हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये हुई थी पहली। पहली क्या थी? हुई थी ये जैन धर्म जो संगति हुई थी पहली, ये किसके समय पर हुई थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर हुई थी, आपको पता होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। नंबर दूसरी कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी बल्लभी में। बल्लभी में हुई थी कब? 512 AD में, यानी 512 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो इसका नाम भी कैड़ा लग गया मुझे। देवर्दी शर्मा श्रवण इसका अध्यक्ष थे। और देखिए एक एक क्वेश्चन और पूछ लेता है ज़्यादातर। कैवल्य, कैवलीन और जिन, ये महावीर स्वामी को ही कहा जाता था। किसे कहा जाता था? महावीर स्वामी को ही कहा जाता था। ये कैवल्य, कैवलीन और जिन महावीर स्वामी को कहा जाता था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? दिगंबर संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो मैंने अभी आपको बता दिया, जैन धर्म की जो है वो 2 शाखाओं पर बटा हुआ था ये भी, और बौद्ध धर्म भी 2 शाखाओं में बटा था। तो जैन धर्म की जो 2 शाखाएं थी, एक थी दिगंबर, उसमें से एक क्या थी? दिगंबर, और एक क्या थी? श्वेतांबर। ये 2 शाखाओं में बट गया था। तो ये किससे था? जैन धर्म से संबंधित था। और भद्रबाहु इसके क्या थे? संस्थापक थे। किसके? दिगंबर के बता रहा हूँ मैं, दिगंबर के भद्रबाहु संस्थापक थे। श्वेतांबर को देखते हैं हम। श्वेतांबर जो इसके कौन थे? स्थूलभद्र थे संस्थापक। और जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाईलाइट कर दिया है इसलिए मैंने। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। आइए आगे देखते हैं। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति किसके द्वारा संचालित की गई थी? क्या है इसका सही आंसर? बताइए आप। क्या है क्वेश्चन? क्या है देखिए, थोड़ा कम दिख गया होगा, अब दिख गया होगा, थोड़ा छोटा कर लिया मैंने। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस समय? कालाशोक। अब हम चारों ही संगति को निपटा देते हैं एक बार में।
तो देखिए, ये इसका क्रम लिखा हुआ है, यहाँ पर स्थान है और ये राजा हैं और ये अध्यक्ष हैं और ये इसके वर्ष दिए गए हैं। तो देखिए, पहली जो हुई थी वो राजगिरा में हुई थी। ये देखिए थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा हो गया। पहली जो हुई थी कहाँ पर हुई थी? राजगिरा में हुई थी। और अजातशत्रु कौन थे? राजा थे इस समय। और महाकश्यप कौन थे? अध्यक्ष थे। और 483 बीसी में हुई थी। लिखना भूल गया हूँ मैं, क्या हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। और दूसरी कब कहाँ पर हुई थी? ये वैशाली में हुई थी। कालाशोक इसके क्या थे? राजा थे उस समय। और साबाकामी कौन थे? अध्यक्ष थे। ये 283 बीसी में हुई थी। तीसरी जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। और अशोक कौन थे? इस समय राजा थे। और मोगली पुत्र कौन थे? अध्यक्ष थे, जो कि 255 ईस्वी में हुई थी। और ये चौथी जो हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कनिष्क कनिष्क जो है वो इस टाइम राजा थे। और वसुमित्र जो है वो कौन थे? अध्यक्ष थे। और ये कब हुई थी? पहली शताब्दी में हुई थी ये। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपको पता होना चाहिए। ये पहला उपदेश नॉर्मल क्वेश्चन है, सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध जो है वो क्या किस वंश से थे? शाक्य वंश से। आपसे पूछ लेता है, ये आपको पता होना चाहिए। किससे? शाक्य वंश। और इनकी माता जो थी वो कोलीय वंश से थी, महामाया जो थी। आइए देखते हैं आगे। गौतम बुद्ध से जुड़ी घटनाओं को हम देख लेते हैं। गृह त्याग। गृह त्याग को हम क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। जो गृह त्याग की घटना है गौतम बुद्ध की, उसे क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उस घटना को क्या कहते हैं? संबोधि, जो कि निरंजना नदी के किनारे हुआ था इनको ज्ञान प्राप्त। ये आपको नदी पूछ ली जाती है। और पहला उपदेश जो दिया था उसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। और मृत्यु जो हुई थी उनकी 483 बीसी में हुई थी, इसे कहते हैं महापरिनिर्माण। इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्माण। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। विनय पिटक और सुत पिटक में किसकी शिक्षाओं का संकलन है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या देखिए, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, थोड़ा बड़ा है, छोटा कर लेता हूँ क्योंकि मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विनय पिटक और सुत पिटक में किसकी शिक्षाओं के संकलन हैं? तो ये किसके हैं? गौतम बुद्ध के हैं, आपको पता होना चाहिए। त्रिपिटक। अब आपको याद होना चाहिए। बताओ, त्रिरत्न किससे संबंधित है? वो तो है जैन धर्म से। और त्रिपिटक किससे संबंधित है? वो बौद्ध धर्म से। तो इसके ये किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से। त्रिपिटक। अब इनकी भाषा पूछ ली जाती है कई बार, तो ये किस भाषा में? पाली भाषा में। और वो जो महावीर स्वामी की भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। ये आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं विनय पिटक। विनय पिटक में किसके बारे में? विनय पिटक के बारे में जानकारी देखते हैं। बहुत अंदर तक के क्वेश्चन लिए हैं मैंने। विनय पिटक जी ये जो है उपाली शिष्य थे इनके। एक उपाली ने लिखा है विनय पिटक को। इसमें क्या बताया गया है? इसमें जो बताया गया है वो बताया गया है, संघ संबंधी नियम बताए गए हैं विनय पिटक में। आइए देखते हैं आगे। एक है सुत पिटक। सुत पिटक इसका इनका शिष्य था एक आनंद। आनंद ने लिखा है सुत पिटक को। और ये धार्मिक सिद्धांत के बारे में बताता है। और ये सबसे ज़्यादा नज़दीक थे। कौन? आनंद जो थे इनके शिष्य, ये गौतम बुद्ध के सबसे ज़्यादा नज़दीक थे, नज़दीक रहे हैं। एक है अभिधम पिटक। क्या है? अभिधम पिटक। अभिधम पिटक को आप कैसे याद, मतलब इसके बारे में क्या जानकारी है? इसके बारे में जो जानकारी है वो है मोगली पुत्र। मोगली पुत्र ने क्या किया था? एक मिनट रुकेंगे, थोड़ी सी जूम कर लेता हूँ। अब आपको सही दिखाई दे रहा होगा। अभिधम पिटक, मोगली पुत्र ने इसे क्या क्या लिखा है? और ये किसके बारे में जानकारी देता है? आपको पता होना चाहिए। ये दार्शनिक शिक्षा के बारे में आपको जानकारी देता है। बौद्ध धर्म शाखाएं दो हैं, एक तो हीनयान और एक क्या है? महायान। तो हीनयान के बारे में क्या जानकारी है? आपको पता होना चाहिए। हीनयान जो है वो महाकश्यप ने आगे बढ़ाया था। किसे? हीनयान को किसने बढ़ाया था? महाकश्यप ने आगे बढ़ाया था। और ये जो है ना ईश्वर नहीं मानते बुद्ध को। किसे? हीनयान में जो बौद्ध धर्म में जो कि जो हीनयान शाखा है उसके जो सदस्य हैं वो क्या है? वो ईश्वर नहीं मानते हैं। मतलब एक साधारण महापुरुष मानते हैं। किसे? गौतम बुद्ध को। ये ईश्वर नहीं मानते। महायान जो है ये इसे किसने? वसु वसुमित्र ने इसे आगे बढ़ाया था। और बुद्ध धर्म को ये ईश्वर मानते हैं। महायान जो है, अब आपको ऐसे याद कर सकते हैं, कंफ्यूजन हो तो इसमें क्या आ रहा है? महायान।
तो आपको साउंड आ रही होगा महान। तो जो भाई महान लोग होंगे अपने विचारों से, वही तो गौतम बुद्ध को ईश्वर मानेंगे। ये कनिष्क गद्दी पर बैठा था जो ये इसके आधार पे ये जो सकयुग सकसंवत जो है, इसके आधार इसके कैलेंडर के आधार पर ये है ये। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखते हैं। थोड़ी बड़ी टाइपिंग हो गई है इसलिए थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, अब दिख रहा होगा आपको। थोड़ा सा नीचे कर। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ या शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें डैट डॉट डॉट उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये इलाहाबाद में जो स्तंभ शिलालेख है, ये किसके बारे में जानकारी बताता है हमें? तो ये बताता है समुद्रगुप्त के बारे में। ये आपको पता होगा, कई बार क्वेश्चन पढ़ा होगा। अब समुद्रगुप्त के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अच्छा, नेपोलियन कहा किसने था, ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये विंसेंट स्मिथ ने कहा था इसे। और इनकी पुस्तक क्या है विंसेंट स्मिथ की? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कई हजार बार पूछी गई है ये पुस्तक। और हरिसेन ने इसे लिखा था। और हरिसेन कौन थे? इसके दरबारी थे समुद्रगुप्त के। ये आपको पता होना चाहिए, दरबारी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देख लेते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश के बारे में क्या जानकारी है देख लेते हैं। गुप्त वंश, तो इसके बारे में देखते हैं। श्रीगुप्त कौन थे? इसके संस्थापक थे। कौन? श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे गुप्त वंश के। अगर आपसे वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो वो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त श्रीगुप्त के बाद में कौन आया था? घटोत्कच आया था। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आए थे चंद्रगुप्त प्रथम। ये 319 से 335 ईस्वी तक रहे थे। इन्होंने अपना गुप्त संवत चलाया था। सबने अपने जो जो गद्दी पर बैठे थे सबने चलाया। तो ये 319 में ये पूछ लेता है 319 में कौन सा संवत हो? तो ये गुप्त संवत चलाया था। किसने चलाया था? ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेता है। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। आइए देखते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो कार्यकाल था वो 335 से 380 ईस्वी तक था। देखिए आपको क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ ज़रूर बताएं। अगर मैं इसे कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, ये आपको बताना है। कहाँ मेरी कमी रह रही है आप सजेशन दे सकते हैं, मुझे कोई दोहराना नहीं होगा, मैं अपनी गलती स्वीकार करूँगा। आइए देखते हैं आगे, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का कार्यकाल कितना था? 335 से 380 ईस्वी तक ये रहे थे। और इसमें ये इम्पोर्टेंट है, लिच्छवी दोहित्र भी कहते थे इन्हें। क्या कहते थे? लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है इन्हें। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ये 380 से 414 ईस्वी तक रहे थे। और फैयान आया था इनके दरबार में। किन के दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फैयान आया था, जो कि एक चीनी यात्री था, जो कि 399 ईस्वी में आया था। आइए देखते हैं आगे। गुप्तकालीन मंदिर देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आया जाता है। एक है तिगवा का विष्णु मंदिर, ये मध्य प्रदेश में है। और भूमरा शिव मंदिर मध्य प्रदेश में है। दस अवतार मंदिर ये उत्तर प्रदेश में है, ललितपुर में। और भीतर गांव लक्ष्मण मंदिर ये भी यूपी में है, कानपुर देहात में। और ये ईंटों से बना पहला मंदिर है, ये आपको पता होना चाहिए। ईंटों से बना पहला मंदिर कौन सा है? भीतर गांव लक्ष्मण मंदिर। आइए आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त, इसने उत्तर भारत में 9 राजाओं को हराया था। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आपको कन्फ्यूजन भी तो हो जाता है ना, तो आपको इसलिए मैं लिख कर लाया हूँ कि उत्तर भारत में 9 राजाओं को हराया था। और दक्षिण भारत में जो था वो 12 राजाओं को हराया था। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दक्षिण में हम ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं, तो 12 ज़्यादा हो जाएगा। ये तो आपको पता रहता है कि 9 और 12 हराए थे, लेकिन इसमें कम कन्फ्यूजन हो जाती है कि 9 का उत्तर में हराए थे या दक्षिण में। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो दक्षिण में जो वो हमारा ज़्यादा घूमने को मन करता है, तो ज़्यादा से 12 हो जाएगा याद। और परम क्रमांक भी इसे कहा जाता था समुद्रगुप्त को। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखिए। चीनी यात्री हैंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन। 606 से 647 तक इनका कार्यकाल रहा। और सीयू की इसकी पुस्तक है हैंगसांग की। और यात्रियों का राजकुमार इसे कहा जाता है। और 629 से 644 तक ये भारत में रहा था। और इस समय ये हैंगसांग जो आया था, उस समय जो शिक्षा लेने आया था भारत, उस समय नालंदा में विश्वविद्यालय में आया था।
तो नालंदा विश्वविद्यालय के कई बार कुलपति पूछ लेता है उस समय के, ह्वेन के समय कुलपति कौन थे, तो ये शीलभद्र थे, ये आपको याद होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो आपको ये पता होगा, बाणभट्ट। इनकी दो पुस्तकें बड़ी प्रचलित हैं, एक तो कादम्बरी और एक हर्षचरित, ये दो पुस्तकें हैं इनकी। अच्छा, हर्षवर्धन ने खुद अपने 3 नाटक लिखे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्या हैं वो 3 नाटक? एक तो प्रियदर्शिका है, रत्नावली है और नागानंद है। ये 3 नाटक हर्षवर्धन ने खुद अपने आप लिखे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिल भाषा में। आइए आगे देखते हैं। चेर चोल पांड्य थे इस वंश, चेर चोल पांड्य वंश थे किसमें? संगम साहित्य में, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके कुछ ग्रंथ भी हैं संगम साहित्य के, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे तोल काव्यम, ये तमिल भाषा में लिखा हुआ है, और शिल्पाधिकारम ये इंग्लो आदिगल ने लिखा है, जो कि तमिल भाषा में, ये आपको पता होना चाहिए, इंग्लो आदिगल ने। और मणिमेखले इसका दूसरा पार्ट था शिल्पाधिकारम का, जो कि सत्यनारायण ने लिखा है। किसने लिखा है? सत्यनारायण ने। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आइए, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा बेस्ट रिवीजन हो रहा होगा, बहुत मेहनत लगी है इस क्लास में पीडीएफ बनाने में। सर तो जो सर ने, जो सर के मुंह से जो भी शब्द निकला है मैंने वो एक एक टाइप कर दिया है, चाहे सर ने वो लिखा है या नहीं लिखा है। आइए आगे देखते हैं। चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को कहा जाता था, तो इसे सालाभाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सालाभाग। आइए आगे देखते हैं। जैन संस्थाओं को जो भूमि दी जाती थी उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे पल्ली चदम। क्या कहते थे? पल्ली चदम। यह बड़ी कन्फ्यूजन होता है, ये ऐसे क्वेश्चन ही पूछती है एसएससी, ये आपको पता होना चाहिए। गैर ब्राह्मण को जो दान दिया जाता था उस भूमि को बेलन बुगाई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेलन बुगाई। आगे देखते हैं। ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे ब्राह्मोदय, ऐसे तो आप याद ही कर सकते हैं, ब्राह्मण से ब्राह्मण और ब्राह्मण से ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, होलसेल लिख गया है। ये होयसल साम्राज्य की राजधानी थी, तो ये द्वार समुद्र थी। इसके संस्थापक जो थे वो विष्णुवर्धन थे, ये आपको पता होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन आगे। शुंग वंश के आप कुछ संस्थापक देख लेते हैं, कुछ राजवंश के, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति शुंग थे। और राजधानी जो थी वो विदिशा थी। क्या थी? विदिशा थी। राजधानी जो थी वो विदिशा थी। आइए आगे देख लेते हैं। और आगे है कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? वसुदेव थे। राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश के संस्थापक जो थे वो चिनोक। सातवाहन वंश के संस्थापक तो आपको मैं याद कर दूंगा। अब बताइए इसमें क्या आ रहा है? सिम का साउंड आ रहा है। तो आप देखिए, सातवाहन, सातों दिन हम क्या चलाते हैं? सिम। हमारे सातों दिन हम जो है वो अपनी सिम से डाटा चलाते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। आइए आगे देखते हैं। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थी। पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो मिर्थेडेटस थे। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो कुजुल कटफिशिस थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो ये गोपाल था, ये आपको पता होगा। राजधानी क्या थी? मुंगेर थी। सेकंड जो थे वो धर्मपाल थे, जो नालंदा बिहार का जीर्णोद्धार कराया था जिन्होंने। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कालिदास की रचना है? तो कालिदास की कई रचना है, उन्होंने तो एक बताया था मैंने, जो वो सभी रचनाएं मिक्स कर दी हैं, इसमें बता दी हैं। तो इसकी पहली रचना है कुमार संभवम, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी इनकी रचना है। विक्रमोर्वशीयम और रघुवंशम और मालती माधव जो भभूति की रचना है। और किराता जूनियम ये भारवी के। तो किराता जूनियम को कैसे याद करेंगे आप बताओ? इसे मैं याद करा दूंगा। अब इसमें आ रहा है भार। अब आपको पता होगा जब हम बाहर पढ़ते हैं तो किराए का भार बहुत ज़्यादा रहता है, रूम का किराए का, तो ऐसे याद कर सकते हैं, भार बहुत रहता है। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24, मुद्रा राक्षस
नाटक किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। इसे कैसे याद करोगे आप? इसे ऐसे याद कर सकते हो, मुद्रा। मुद्रा भाई, जब गेहूँ गेहूँ कटते हैं बैसाख में, हम बैसाख कहते हैं हिंदी वाले माह में, गेहूँ कटते हैं बैसाख में, तो क्या आती है? मुद्रा आती है। ऐसे याद कर सकते हैं आप। कथा सारित सागर सोमदेव ने लिखी है। राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखी है। नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि ने लिखी है। और पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा ने लिखी है। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या? तमिल कवि जो है वो कम्मन ने निम्न में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? तो ये रामायण का क्या है? किसका? रामायण का। अब आपको पूछ लेता है किसने किस भाषा में लिखी, तो देखिए फारसी में जो लिखी थी वो बदायूं ने लिखी थी। अब आपको ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई फाड़ता कौन है ज़्यादा? फारसी ज़्यादा कौन मारता है? बंदा मारता है। कन्नड़ में कुमुंदनु ने लिखी थी। और इंग्लिश में जो आर.टी.एच. ग्राफिथ ने लिखी थी, जिनका तो नाम ही इंग्लिश जैसा है। और भगवत गीता को अंग्रेजी में जो लिखा था वो के.एम. गांगुली ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 26। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करते हैं? तो ये नागर शैली में बने हुए हैं। आपको पता होगा जो उत्तर शैली में मंदिर बने हुए हैं वो नागर शैली में है। जो दक्षिण में मंदिर बने हुए हैं उन्हें हम द्रविड़ शैली में कहते हैं। और जो दोनों का मिक्स होता है उसे हम बैसर शैली कहते हैं। ये आपको मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 27। भारत के किस राज्य में काले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं हैं? तो ये महाराष्ट्र में। जितनी भी बौद्ध गुफाएं हैं ज़्यादातर वो महाराष्ट्र में ही हैं। एलोरा और वगैरह वगैरह आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ, ये ऑफ थोड़ा गलत सा लिखा हुआ है। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ डॉट डॉट स्थित है। ये राजस्थान में स्थित है टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ। राणा कुंभा ने ये बनवाया था, चित्तौड़ में है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं हम। शासकों का सही कालानुक्रम जो है वो बताइए। तो देखिए पहला आया था महमूद गजनवी। किस कब? 998 ईस्वी में। इसने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1025 में कहाँ पर आक्रमण? तो ये सोमनाथ मंदिर लूटा था इसने 1025 में। फिर आया था इसके बाद में मोहम्मद गौरी। 1173 में आया था। फिर आया था चंगेज खां 1221 ईस्वी में। फिर आया था तैमूर 1398 ईस्वी में आए थे। ये अरब है, अब लिख गया है, ये अरब है, थोड़ी सी मिस्टेक। अरब आक्रमणकारी सफल जो था वो कौन था? 712 ईस्वी में। आपको पता होगा, कई बार ये तो सबको पता होता है। मोहम्मद बिन कासिम था, 712 में इसने करा था आक्रमण सिंध पर। दास वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए दास को ही हम गुलाम कहते हैं, या गुलाम वंश कह लीजिए या दास वंश। तो ये क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गौरी का गुलाम था ये। मोहम्मद गौरी के जो आक्रमण है उन्हें देखते हैं। इसने सबसे पहले 1175 में जो किया था वो मुल्तान पर आक्रमण किया था। फिर 1178 में इसने पाटन गुजरात पर आक्रमण किया था। यहाँ के जो राजा थे वो भीम सेकंड थे। और 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो विजयी हो गए थे। फिर दूसरा हुआ था 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध, वो भी गौरी और वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें गौरी की विजय हो गई थी। फिर हुआ था 1194 में युद्ध, ये हुआ था चंदावर का युद्ध, जयचंद के खिलाफ गौरी ने करा था। फिर क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष सुल्तान बनी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1236 ईस्वी में। किला मुबारक पंजाब, किला मुबारक जो है वो पंजाब में है। यहाँ पर सुल्तान मतलब रजिया सुल्तान को कैद कर लिया था किसने? अल्तुनिया ने। बाद में इसने अल्तुनिया से शादी भी की थी। तो इल्तुतमिश जो है इसका कार्यकाल था 1211 से 1236 तक। एकता प्रथा चलाई थी इसने। तुर्की चैलगानी बनाया था इसमें 40 सरदारों का समूह। भारत में मकबरा शैली इसी ने शुरू की थी। सबसे पहला मकबरा बनवाया था इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो कि दिल्ली में बनवाया था, पहला था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? तो ये
कब किया था? 1266 से 1286 तक किया था। उलुग खां के नाम से भी इसे जानते हैं। सिजदा एवं पापोस प्रथा चलाई थी इसने कि मेरे पाँव लेट कर चूमो, और नवरोज़ त्योहार की इसने शुरुआत की थी। फारसी पद्धति को इसने अपनाया था। इसने गैर इस्लामी पद्धति से दरबार सजाया था। आइए देखते हैं आगे। और देखिए, बंगाल में विद्रोह भी इसी के समय हुआ था 1279 में, जो कि किसने किया था? तुगरिल खां ने किया था। तो बाद में से इसकी खाल उतरवा के जो है ना, उसमें भुस भरवा कर कीलें ठुकवाती थी, कई 2000 लोगों के बाजार में टंगवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 33, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो ये चित्तौड़गढ़ से है। रतन सिंह इनके पति थे। ये रतन सिंह की सेकंड वाइफ थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इन पर आक्रमण भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी रहा था। और इसके उत्तर के अभियान देखते हैं। इसने उत्तर में 4 अभियान किए थे और दक्षिण में भी 4 अभियान किए थे। तो पहले उत्तर के देख लेते हैं, आइए। तो उत्तर के क्या हैं देखिए, पहले इसने गुजरात अभियान किया था, जो कि 1297 में किया था। कब? 1297 ईस्वी में किया था। राजा कर्णदेव यहाँ पर थे, यहाँ के राजा थे। फिर क्या था, इसने रणथंभौर में अभियान किया था, 1301 में किया था। चित्तौड़ अभियान ये इम्पोर्टेंट है, जो कि 1303 में किया था। राजा रतन सिंह है थे यहाँ के शासक। आइए आगे देखते हैं। और इसने चित्तौड़गढ़ का नाम बाद में खिजराबाद नाम कर दिया था अपने बेटे के नाम पर। और मालवा अभियान जो वो 1305 में किया था। शासक जो थे महलक देव थे। अब देखिए, माल अच्छा होगा तो महक तो आगे ऐसे याद कर सकते हैं आप। देखिए, ट्रिक मैं बना देता, लेकिन इसमें टाइम बहुत लग जाता है, पेपर नज़दीक है। फिर भी अगर आपको ट्रिक की ज़रूरत है तो मैं आपको बेस्ट ट्रिक के साथ ही सभी क्वेश्चन याद करा सकता हूँ। आप बता देना, अगली क्लास जो आएगी बाद में फिर वो ट्रिक के साथ आ जाएगी। लेकिन कमेंट कर कर ज़रूर बताना प्लीज़, कि आपको कमेंट कर कर ज़रूर बताना कि आपको ट्रिक चाहिए क्लास में कि नहीं चाहिए। आइए देखते हैं आगे। दक्षिण के अभियान देखते हैं। तो इसने देवगिरी पर जो आक्रमण किया था वो 1296 में किया था। कब किया था? 1296 में किया था। और रामचंद्र देव जो थे वो यहाँ के शासक थे। फिर इसने 1309 में जो किया था वो वारंगल में किया था। यहाँ के जो शासक जो थे वो थे प्रताप रुद्रदेव थे। कोहिनूर हीरा यहीं से मिला था। यह आपको बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोहिनूर हीरा जो प्राप्त हुआ था वो वारंगल से ही प्राप्त हुआ था। होयसल पर जो आक्रमण किया था वो 1310 ईस्वी में किया था। वीर दलाल जो वो यहाँ पर शासक थे। और पांडव पर जो आक्रमण किया था वो 1311 ईस्वी में किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कार्यों को देखते हैं हम। सिकंदर ए शाहनी कहा जाता था इसे। द्वितीय सिकंदर की उपाधि दी जाती थी इसे। द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था। बाजार नियंत्रण इसने किया था। मूल्य नियंत्रण किया था। होलिया लिखवाने की प्रथा इसने की थी, जो यहाँ इसके यहाँ पर काम करते थे। घोड़ा दागने की प्रथा इसने स्टार्ट की थी। एकता प्रथा को इसने ख़त्म कर दिया था, जो कि इल्तुतमिश ने चलाई थी। और इसने एकता प्रथा के बदले नगद वेतन देना शुरू किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता जो है वो किस देश से संबंधित हैं, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोरक्को के थे। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। आइए आगे देखते हैं। और ये कब आया था? ये आपको पता ही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये आया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय देखा गया था। पढ़ा लिखा था, फिर भी इसे मूर्ख कहते थे। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डॉट 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 द्वारा मारा गया था। तो ये बाबर ने मार दिया गया था। तो तोपों का ये उपयोग किया था इसने, बाबर ने। अब हम लोधी वंश को देख लेते हैं। जब लोधी वंश का जिक्र आया है तो लोधी वंश को जरूर देखेंगे। तो इसके संस्थापक जो थे वो लोधी वंश के वो बहलोल लोधी थे, जिनका कार्यकाल रहा था 1451 से 1489 तक रहा था इनका कार्यकाल। फिर आए थे सिकंदर लोधी, 1489 से 1517 तक इसका कार्यकाल रहा था। फिर आया था इब्राहिम लोधी, ये 1517 से 1526 तक रहा था। और इब्राहिम लोधी यहाँ पर मारा गया।
और मुगल साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना हो गई। आइए आगे देखते हैं। बहुत ही मैं स्पीड से कराऊंगा, आपके पास समय कम है और आपको खाली रिवाइज करने के लिए ये क्लास है और बहुत ही बेस्ट कंटेंट है जो कि आपको पता ही है। बाबर बाबर का जो है वो प्रथम अभियान जो था वो पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 ईस्वी में, और जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर की इसमें विजय हो गई थी, ये आपको पता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी खींचूंगा। खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 1527 में हुआ था। आप इसकी ट्रिक भी है कि पानी पिया, खाना खाया, चांद पे गया और घाघरा उड़कर सो गया। इस ट्रिक से आप इन चारों को लगातार याद कर सकते हैं युद्धों को। 1527 में जो हुआ था खानवा का युद्ध क्या था इसमें, वो किसके बीच हुआ था, बाबर वर्सेस राणा सांगा। बाबर इसमें भी विजयी हुआ था। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वो 1528 ईस्वी में हुआ था, जो कि बाबर और वर्सेस मैदनी राय थे। इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। किसकी, बाबर की विजय हुई थी। फिर हुआ था घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध में जो हुआ था वो 1529 में हुआ था, बाबर वर्सेस अफगानों के बीच, और बाबर की इसमें विजय हुई। और आपको एक बात और बताऊं, जो प्रथम अफगानी वंश थे ना वो ना लोधी थे। कौन थे, लोधी थे। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में ये माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद थी वो, जो कि 1195 से 1199 में 99 तक ऐबक ने बनवाई थी। किसने, ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। तो ये अजमेर में है, ऐबक द्वारा बनवाया गया था, 2.5 दिन में बनवा दिया था ये। कृष्ण देव राय किस वंश से संबंधित है, तो ये तुलुप वंश से थे। अब आइए हम देख लेते हैं थोड़ा सा विजयनगर साम्राज्य को। इसमें विजयनगर साम्राज्य से यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी जो री एग्जाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था किसने इसकी स्थापना की थी। आइए देखते हैं। स्थापना जो की थी इसकी 1236 में की थी विजयनगर साम्राज्य की, वो किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। ये दो भाई थे, हरिहर और बुक्का ने की थी, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर की थी। दिल्ली सल्तनत का पर जो राजा था वो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। इसमें 4 वंश हुए हैं, तो आप कैसे याद कर सकते हैं, सस्ता, इसमें जो है ना सस्ते वंश हुए हैं। इसमें इसमें जो विजयनगर साम्राज्य में है वो सस्ते वंश हुए हैं। सस्ता, सस्ता से याद कैसे करेंगे, अब देखो इधर तो वंश आएंगे, इधर सस्ता पकड़ेंगे। अब देखते हैं इसमें पहला जो वंश हुआ है वो हुआ संगम वंश। बुक्का जो है वो फर्स्ट जो था, संगम वंश बुक्का फर्स्ट द्वारा स्थापित किया गया था। सालुब वंश जो है वो सालुब नरसिंह द्वारा स्थापना की गई थी। और तालुब वंश जो है वो वीर नरसिंह द्वारा स्थापित किया गया था, मतलब स्थापना की गई थी। और अरबिडु वंश जो है वो तिरुमल द्वारा, अरबिडु अरबिडु वंश जो है वो तिरुमल द्वारा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट डॉट डॉट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले अपनी निष्ठा के लिए संदेश भाग भेजा। तो किसने बुलाया था बाबर, तो ये बुलाया, मतलब किसके लिए बुलाया था बाबर, इसने, दौलत खान ने। तो दौलत खान ने बुलाया था बाबर इब्राहिम इब्राहिम लोदी के खिलाफ अभियान करने के लिए बुलाया था, संदेश भेजा था। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। डॉट है इसमें, पहले डॉट है, मैं जीतने के बाद बाबर को गाजी की मान लिया गया था, मतलब कौन से युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी, तो ये खानवा का युद्ध था। कौन सा था, खानवा का युद्ध था। अब बाबर की एक पुस्तक भी है तुजो के बाबरी, ये तुर्की भाषा में, ये कई बार पूछ लेता है किस भाषा में, तो ये तुर्की भाषा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये सासाराम में स्थित है। और सूर्यवंश जो है वो भाई 1540 से 1545 तक रहा था, 5 साल ही रहा था। चौसा युद्ध जो, अब देख लेते हैं हमारा चौसा युद्ध जो हुआ था वो 1539 में शेरशाह वर्सेस हुमायूं के बीच हुआ था। ये दो युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, शेरशाह वर्सेस हुमायूं के बीच, शेरशाह की इसमें जीत हुई थी। और फिर हुआ था बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। फिर ये एंड में जाकर बिलग्राम के युद्ध को शायद सरहिंदगी का युद्ध भी कहते हैं। आइए देखते हैं, कुछ यात्री देख लेते हैं और शासक देख लेते हैं। तो विलियम हॉकिंस जो था वो जहांगीर के दरबार में आया था। मनुची कहाँ का था, इटली का था। मनुची जो था वो शाहजहां और औरंगजेब दोनों के शासनकाल में रहा था।
सर थॉमस रो ये भी जहांगीर के दरबार में आया था 1615 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? भारत के किस मुगल शासक ने भारत के किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर, 1613 ईस्वी में। क्लास होती है एंड। सभी भाइयों को कमेंट करके जरूर बताना है क्लास आपको कैसी लगी। उम्मीद तो यही करूंगा कि आपको जो है वो मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगे और कमेंट कर कर जरूर बताएं आपको क्लास मेरी कैसी लगी, क्या मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको बहुत ही कम समय में मैंने रिवाइज कराने की कोशिश की है और सर का एक और एक वर्ड जो निकला है सर के मुख से वो मैंने सब टाइप कर दिया और जो बोर्ड पर लिखा है वो भी। सर की 2 ढाई घंटे की क्लास थी। मैं ऐसे बहुत ही कम समय में समेटने की कोशिश की है, कंटेंट वही है। जबकि बहुत से बालक नोट्स में लिखते नहीं है, मैंने सब दे। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट कर करके बता सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। ओके बाय, सभी भाइयों को थैंक यू वीडियो देखने के लिए।